हिमालय सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं है, ये उन आवाज़ों का घर है जो पीढ़ियों से यह हवा में तैरती रही है। यहाँ इतिहास सिर्फ पत्थरों और किलों में नहीं बल्कि सुरों और परंपराओं में भी लिखा गया है। इन्हीं सुरों में से एक आवाज़ ऐसी है जो कभी इस धरती की थी ही नहीं, लेकिन समय के साथ इस मिट्टी की पहचान जरूर बन गई। यह आवाज़ शादियों की खुशी में गूंजी, युद्ध नृत्यों की तलवारों के साथ थिरकी और देव यात्राओं के साथ पहाड़ों में दूर दूर तक फैलती चली गई। आज जब हम इस आवाज की कहानी सुनने बैठते हैं तो ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि उस समाज, उस इतिहास और उस आत्मा की कहानी बन जाती है जिसने इसे अपनाया। और इस कहानी को समझने के लिए हमें लौटना होगा इतिहास के उस पन्नों पर जहां उत्तराखंड का समाज सिर्फ लोकगीतों और परंपराओं से नहीं बल्कि वीरता और संघर्ष से भी गढ़ा जा रहा था। वही दौर जिसका उल्लेख हमें बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में मिलता है। यहीं से शुरू होती है उस सुर की यात्रा जो 7 समंदर पार से चली आकर हिमालय की सांस बन गई। उत्तराखंड के इतिहास की पर्दे जब खुलती है तो उसमें सिर्फ राजाओं और युद्धों का वर्णन नहीं मिलता, बल्कि उन आवाजों का भी जिक्र मिलता है जिन्होंने इस पहाड़ की रूह को जिंदा रखा है। अगर आप बद्रीदत्त पांडे की बुक कुमाऊं का इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप पाएंगे कि हिमालय का समाज हमेशा से एक योद्धा समाज रहा है। यहाँ की हवाओं में वीरता और संगीत का एक अद्भुत संगम बहता रहा है। इसी संगम में जन्म हुआ उस वाद्य यंत्र का जिसे आज आप और हम मशक-बीन के नाम से जानते हैं। ये कहानी किसी एक तारीख या साल से शुरू नहीं होती, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है स्कॉटलैंड के धुंध भरे पठारों से लेकर कुमाऊं और गढ़वाल की सीढ़ीदर खेतों तक। कहानी उस दौर की है जब भारत में ब्रिटिश राज अपनी जड़ें जमा रहा था। 1815 के आसपास जब एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ और उसके बाद सुगोली की संधि हुई तो पहाड़ों में एक नया बदलाव आया। अंग्रेज अधिकारी जो अपनी फौजी टुकड़ियों के साथ इन पहाड़ों में आए, अपने साथ एक अजीबोगरीब बाजा लेकर आए। यह बाजा था ग्रेट हाईलैंड बैगपाइप। देखने में यह बाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को किसी अजूबे से कम नहीं लगा। एक थैली जिसमें हवा भरी जाती और फिर उससे निकलने वाली निरंतर तीखी आवाजें जो मीलों दूर तक सुनाई देती थी। बद्रीदत्त पांडे के कुमाऊं के इतिहास में जिस मार्शल रेस यानी लड़ाकू कौम का जिक्र किया गया है, उन पहाड़ी सैनिकों ने इसे विदेशी बाजे को अपनी ही मिट्टी की गूंज समझी। उन्हें लगा कि ये बाजा तो उनके रणसिंगा और भंगोरा का ही एक आधुनिक और सुरीला रूप है। जैसे जैसे कुमाऊं गढ़वाली सैनिक ब्रिटिश फौज का हिस्सा बनते गए, वैसे वैसे ये बाजा बैरकों से निकलकर गांव की पगडंडियों तक पहुंचने लगा। जब कोई सैनिक लंबी छुट्टी पर या रिटायर होकर अपने गांव लौटता तो वो अपने कंधे पर वही बैगपाइप टांगे हुए होता था। लेकिन यहाँ आकर वो बैगपाइप नहीं, यहाँ आकर वो मशक-बीन बन गया। यह नामकरण ही इस बात का सबूत है कि पहाड़ के लोगों ने इसे कैसे अपनाया। मशक यानी चमड़े की थैली जिसका इस्तेमाल यहाँ सदियों से पानी भरने के लिए होता था। स्थानीय कलाकारों ने सोचा कि अगर इस मशक में पानी की जगह हवा भर दी जाए और उसमें बांसुरी जोड़ दी जाए तो ये बाजा हमारा अपना हो जाएगा। एन मिश्रा अपनी बुक सोर्स मटेरियल्स ऑफ कुमाऊं हिस्ट्री में बताते हैं कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति में वाद्य यंत्रों का स्थान हमेशा से देवताओं के समान रहा है। मिश्रा जी के अनुसार मशक-बीन के आने से पहले यहाँ के लोक संगीत में सारंगी का राज था। सारंगी जो अपनी मीठी और दर्द भरी आवाज के लिए जानी जाती थी। अक्सर हुड़का और ढोल के साथ ये बजाई जाती थी, लेकिन सारंगी की एक सीमा थी। उसकी आवाज बहुत कोमल थी, जिसके कारण खुले पहाड़ों की तेज हवाओं और नदियों के शोर में ये दब जाती थी। दूसरी तरफ मशक-बीन की आवाज में वो वैदकता यानी पियर्सिंग क्वालिटी थी जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक संदेश पहुंचा सकती थी। धीरे धीरे मशक-बीन ने सारंगी को लोक मंचों से विस्थापित कर दिया। यह विस्थापन केवल संगीत का नहीं था बल्कि एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक था। सारंगी बजाने वाले मिरासी कलाकार धीरे धीरे मशक-बीन की ओर मुड़ गए क्योंकि इसमें उन्हें एक फौजी शान और एक नया रुतबा दिखाई देता था। इस वाद्य यंत्र के निर्माण की कहानी में भी अपने आप में एक देसी इंजीनियरिंग का नमूना है। स्कॉटलैंड में जो बाजा महंगी विदेशी लकड़ी और विशेष ट्रीटमेंट वाली चमड़ी से बनता था, उसे उत्तराखंड के गांवों में औजी और बाजगी समाज के कारीगरों ने स्थानीय संसाधनों से तैयार किया। उन्होंने बैग बनाने के लिए बकरी की पूरी खाल का इस्तेमाल किया। इस खाल को तैयार करना एक बहुत ही जटिल और धैर्यपूर्ण काम है। गांवों में बुजुर्ग बताते हैं कि खाल को कई दिनों तक जड़ी बूटियों, नमक और छाछ के घोल में डुबाकर रखा जाता था ताकि वो मुलायम रहे और उसमें से हवा न निकले। पाइप बनाने के लिए उन्होंने अखरोट या तुन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जो यहाँ के जंगलों में आसानी से मिल जाती थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इसकी धुन को बदल दिया। जो बाजा कभी स्कॉटलैंड द ब्रेव की मार्चिंग धुन बजाता था, वो अब बेड़ो पाको बारामासा और ओ लाली होसिया जैसी पहाड़ी लोक धुनों को छेड़ रहा था। यह अनुकूलन इतना गहरा था कि अगर आज आप किसी भी पहाड़ी बुजुर्ग से पूछे तो वह शायद मानने को तैयार ही ना हो कि यह बाजा कभी विदेशी था। उत्तराखंड की संस्कृति को अगर एक ध्वनि में समेटना हो
तो वह धुनी मशकबीन की ही होगी। ये बाजा केवल संगीत नहीं है, ये यहाँ की सामाजिक ताने बाने का एक अटूट हिस्सा है। यहाँ के हर शुभ कार्यों, हर उत्सव, हर रस्म में मशकबीन की उपस्थिति अनिवार्य है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा प्रकाशित कल्चरल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में इस बात को रेखांकित किया गया है कि कैसे हिमालयी समाजों में संगीत और जीवन एक दूसरे से पूरक है। सबसे पहले बात करते हैं शादियों की। कुमाऊं गढ़वाल की शादियों की तो कल्पना भी मशकबीन के बिना अधूरी है। यहाँ दूल्हे को सिर्फ दूल्हा नहीं बल्कि कुंवर या राजा कहा जाता है। जब बारात एक गांव से दूसरे गांव के लिए निकलती है तो वो किसी शाही सवारी से कम नहीं होती, और इस शाही सवारी का नेतृत्व करती है मशकबीन वादक। वो बारात के सबसे आगे चलते हैं। उनकी पोशाक भी देखने लायक होती है। अक्सर एक रंग बिरंगी फौजी जैसी वर्दी, सिर पर तिरछी टोपी और बाजे पर सजा हुआ चटकीली कपड़ा। जब वो बाजे में फूंक मारता है और पहली तान छेड़ता है तो मीलों दूर बैठी दुल्हन की सहेलियां और गांव वाले समझ जाते हैं कि बारात आ चुकी है। यह आवाज पहाड़ियों से टकराकर गूंजती है और पूरे वातावरण को एक उत्सव में बदल देती है। उस समय मशकबीन की आवाज में जो गौरव और उल्लास होता है वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन मशकबीन का सबसे रौद्र और शानदार रूप देखने को मिलता है छलिया या छोलिया नृत्य में। यह कुमाऊं का एक पारंपरिक युद्ध नृत्य है जिसका इतिहास चंद राजाओं के समय से जुड़ा हुआ है। छोलिया नृतक हाथ में तलवार और ढाल लेकर जब युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें ताल देने का काम मशकबीन करता है। मशकबीन की निरंतर गूंजती हुई ड्रोन ध्वनि एक ऐसा आधार बनती है जिस पर ढोल और दमों की थाप पड़ती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार छोले और मशकबीन का यह शोर सिर्फ मनोरंजन नहीं है। माना जाता है कि शुभ कार्यों के दौरान बुरी आत्माएं और छल सक्रिय हो जाते हैं। मशकबीन की तीखी और पवित्र आवाज इन बुरी शक्तियों को दूर भगाती है और नवविवाहित जोड़े की रक्षा करती है। अब जरा गढ़वाल की ओर चलते हैं। सुरेंद्र पुंडीर अपनी किताब जौनपुर के लोकगीत में उस पहलू को उजागर करते हैं जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। मशकबीन का रिश्ता खेती और जंगल से भी है। जौनपुर, रवाई और जौनसार के इलाकों में जहां जीवन बहुत कठिन है, वहां मशकबीन, जिसे स्थानीय बोली में अक्सर सिर्फ मशक या बीन कहा जाता है, वो लोगों के श्रम का साथी है। पुंडी लिखते हैं कि जब लोग ऊंचे बुग्यालों में मवेशी चराने जाते थे या सीढ़ीदार खेतों में हल चलाते थे तो जुंगू और दुआ जैसे गीत गाए जाते थे। इन गीतों के संगत मशकबीन करता था। जंगल से सन्नाटे में जब कोई चरवाहा मशकबीन बजाता था तो सिर्फ संगीत नहीं होता था बल्कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराता था। यह एक तरह का संवाद था। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक अगर कोई मुसीबत होती या किसी को बुलाना होता तो बाजे का एक विशेष धुन ही काफी होती। इस तरह यह विदेशी बाजा यहाँ के भूगोल में ऐसा घुल मिल गया जैसे वो यहीं की किसी जड़ी बूटी से बना हो। धार्मिक अनुष्ठानों भी इसकी भूमिका कम नहीं है। मंदिरों के गर्भगृह के अंदर शंख और घंटी का महत्व तो है, लेकिन मंदिर के बाहर प्रांगण में मशकबीन का राज है। नंदा देवी राजजात यात्रा हो या स्थानीय देवता की यात्रा, जब डोली उठती है तो मशकबीन की धुन एक अजीब से सिरहन पैदा कर देती है। म्यूजिक ऑफ उत्तराखंड का एक लेख जिक्र करता है कि कैसे जागेश्वर धाम और बैजनाथ जैसे ऐतिहासिक मंदिरों के मेलों में मशकबीन वादकों की टोलियां आती है। जागर के दौरान जब मुख्य जागरी हुड़का बजाकर देवता को बुलाता है तो बीच बीच में माहौल को बदलने के लिए और भक्तों को झूमने पर मजबूर करने का काम मशकबीन से होता है। आज जब हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में खड़े हैं तो मशकबीन की कहानी एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। यह बाजा जिसे 150 साल तक पहाड़ों की हर खुशी और गम में अपनी आवाज दी, आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती है डीजे कल्चर। आज गांवों में भी शादियों का स्वरूप बदल रहा है। युवा पीढ़ी को तेज बेस वाला संगीत पसंद आ रहा है। जहां पहले बारात के साथ चलने वाले मशकबीन वादक का सम्मान होता था, अब कहीं जगह उन्हें सिर्फ एक रस्म अदियागी मान लिया गया है। लोग मशकबीन वाले को बुलाते तो हैं, लेकिन अक्सर उन्हें एक कोने में खड़ा कर देते हैं और बीच में डीजे का शोर गूंजता रहता है। यह न केवल उस कलाकार का अपमान है बल्कि उस कला का भी जिसे सीखने के लिए उसने बरसों लगा दिए। आर्थिक स्थिति की बात करें तो औजी और बाजगी समाज के कलाकारों के लिए जीवन आसान नहीं है। ये वो समुदाय हैं जिन्होंने सदियों से इस परंपरा को अपने खून पसीनों से सींचा है। उन्हें परंपरा का वाहक कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि आज इस कला से उनका पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। नई पीढ़ी पढ़ लिखकर शहरों की ओर पलायन कर रही है। उन्हें लगता है कि कंधे पर बाजा टांग कर शादियों में बजाने में वो सम्मान नहीं है जो शहरों की नौकरियों में है। इसके अलावा मशकबीन बनाने की लागत भी बढ़ गई है। बकरी की खाल को तैयार करने की पारंपरिक विधि बहुत मेहनत मांगती है और अब वो हुनर भी कम लोगों के पास ही बचा हुआ है। कई कलाकार अब सिंथेटिक बैकपाइप का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो सस्ते तो हैं लेकिन उनमें वो पहाड़ी आत्मा और गूंज नहीं होती जो पारंपरिक मशक में होती है। लेकिन इस निराशा के बीच उम्मीद की कुछ किरणें भी है।
आज ये पहाड़ी अस्मिता का प्रतीक बन गया है। सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल क्रांति ने किया है। यूट्यूब और सोशल मीडिया ने मशकबीन को एक नया मंच दिया है। नरेंद्र सिंह नेगी जी जैसे महान लोक गायक, जिन्हें पहाड़ की आवाज कहा जाता है, उन्होंने अपने गीतों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों को कभी नहीं छोड़ा। नेगी जी के गीतों में मशकबीन का इस्तेमाल इतना सटीक होता है कि वह सीधे दिल में उतरता है। आज की युवा पीढ़ी के बैंड जैसे पांडवास और अन्य मशकबीन को गिटार और ड्रम्स के साथ फ्यूजन करके पेश कर रहे हैं। यह प्रयोग सफल भी हो रहे हैं। जब कोई युवा अपने फोन पर मशकबीन की धुन वाला नया गढ़वाली रैप या लोकगीत सुनता है तो उसे अपनी जड़ों पर गर्व महसूस होता है। आज पिथौरागढ़ के सुदूर गांवों में कुछ ऐसे भी गुरु हैं जो बिना किसी सरकारी मदद के बच्चों को मशकबीन सिखा रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर ये बाजा चुप हो गया तो पहाड़ भी खामोश हो जाएंगे। मशकबीन सिर्फ चमड़े और लकड़ी का ढांचा नहीं, ये हमारे पूर्वजों की सांस है जो आज भी हवा में तैर रही है। मशकबीन की यात्रा हमें सिखाती है कि संस्कृति कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं बल्कि बहती हुई नदी है। इसने स्कॉटलैंड से आकर हिमालय को अपना घर बनाया, यहाँ के सुख दुख को अपना सुर दिया और आज आधुनिकता की चुनौतियों के बीच भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। जब तक पहाड़ की किसी पगडंडी पर कोई फौजी वर्दी पहने बुजुर्ग अपनी सांसों से इस बाजे में जान फूंकता रहेगा और जब तक किसी शादी में छोटे नर्तक किसी धुन पर थिरकते रहेंगे, तब तक उत्तराखंड का लोक संगीत जिंदा रहेगा। मशकबीन की ये गूंज हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारी जड़ें कितनी गहरी है। तो ये तो थी मशकबीन की कहानी। इसके साथ ही अगर आप छोलिया नृत्य की पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए हमारी ये वीडियो, जहां आप जानेंगे कैसे चंद शासन काल के लड़ाकू समय के साथ छोलिया बन गए। तो ज़रूर देखिए और हमें बताइए कि आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी। और हमारा काम पसंद आता हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।